दिल्ली के पास एक औद्योगिक इलाके में सनसनी। सास घर छोड़कर भाग गई, बहू ने ससुर से शादी कर ली, दफन राज हुआ फाश। दिल्ली के पास मजदूरों की एक बस्ती में, जहां टिन की पुरानी छतें एक दूसरे से सटी हुई थीं, एक ऐसा परिवार रहता था जो बाहर से तो सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे तूफान छिपाए हुए था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस परिवार में 4 लोग थे। प्रकाश, एक 50 साल का आदमी जो साल भर कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम करता था। उसकी पत्नी आशा, जो तेज जबान और पैसों की लालची थी। उनका बेटा दीपक, जो 25 साल का था। फैक्ट्री में मजदूर था, लेकिन घूमने फिरने और शराब पीने का शौकीन था। और अंत में आरती, 23 साल की नई नवेली बहू, जिसने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी, सीधी साधी, सहनशील और मेहनती थी। जिस दिन से वो बहू बनकर आई थी, आरती की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। ससुराल गरीब था, गुजारा मुश्किल से होता था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल रोटी कपड़े की नहीं, बल्कि आशा का स्वभाव था। वो अक्सर ताने मारती, गरीब घर से आने की वजह से बहू को नीचा दिखाती। दीपक, उसका पति, शुरू में तो अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपनी मां जैसा ही हो गया। उसे अपनी जीवन संगनी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं रही। जब भी वो शराब पीकर आता, सिर्फ बड़बड़ाता और गुस्सा करता, जबकि घर का काम, खाना बनाना और सास ससुर की देखभाल का सारा बोझ लगभग आरती के कंधों पर आ गया था। उस घुटन भरे माहौल में सिर्फ प्रकाश ही था, जो रूखा, कम बोलने वाला लेकिन सच्चा इंसान था और अपनी बहू के लिए थोड़ी हमदर्दी रखता था। वो कम ही बोलता था, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में दया की झलक दिखती थी, जब वो आरती को चुपचाप देर रात तक जागते और सुबह जल्दी उठते। ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी संभालते देखता था। लेकिन ये छोटी सी शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी, क्योंकि एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे परिवार को बदनामी के भंवर में धकेल दिया। एक शाम, कई दिनों तक आशा के घर न लौटने पर पूरी बस्ती में अफवाह फैल गई। वो किसी अमीर आदमी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। ये खबर उस परिवार की पहले से ही नाजुक शांति पर एक चाकू की तरह चली। दीपक हक्का बक्का रह गया, प्रकाश खामोश हो गए और आरती हैरान और दुखी थी। पूरी मजदूर बस्ती में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई अफसोस जताता तो कोई मजाक उड़ाता। सच है, इंसान दौलत और ऐशो आराम का भूखा होता है। पति और बच्चे को छोड़कर दूसरों के पीछे भाग जाता है। उस दिन से वो छोटा सा घर और भी बोझिल हो गया। प्रकाश खामोशी में डूब गए। अक्सर अकेले बरामदे में बैठकर सिगरेट के आखिरी कश तक पीते रहते। दीपक शराब में गम भुलाने लगा, अपनी जवान पत्नी को अकेले सब कुछ संभालते हुए। आरती इतनी सारी ताक झांक करती नजरों के बीच भी दांत भींचकर सब कुछ सहती रही। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो लड़की कमजोर है, लेकिन अंदर से उसका दिल पत्थर का होता जा रहा था। एक सहारे की, एक ऐसे कंधे की तलाश में था जो उसका पति उसे नहीं दे सकता था। कोई नहीं जानता था कि आशा के जाने की घटना से ही आरती और प्रकाश के बीच एक अनकहा रिश्ता मजबूत होने लगा था। शुरुआत में ये सिर्फ सांत्वना के कुछ शब्द थे। कभी कभी प्रकाश चुपचाप उसकी मदद कर देते और धीरे धीरे ये खामोश सहानुभूति में बदल गया। ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसने बाद में पूरी बस्ती को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन बहू अपने ससुर से ही शादी कर लेगी और उसके पीछे एक ऐसा राज दफन होगा जिसके कभी सामने आने की उम्मीद नहीं थी। आशा के जाने के बाद दिल्ली के पास वो छोटा सा घर अजीब तरह से ठंडा हो गया था। खाना, जो पहले से ही सूना था, अब और भी खाली लगता था। थाली में बस कुछ सादे पकवान होते थे, उबली हुई सब्जी, फीकी दाल और थोड़ी सूखी मछली जो पिछले दिन की बची हुई थी। आरती एक एक निवाला खाती, लेकिन उसका गला कड़वाहट से भर जाता। उसका पति दीपक मां के जाने की खबर सुनकर सुधरने के बजाय और भी ज्यादा शराब पीने लगा था। काम खत्म होते ही वो सड़क किनारे किसी ठेके पर दोस्तों के साथ देर रात तक पीता और फिर लड़खड़ाते हुए घर लौटता। कभी कभी वो इतना नशे में होता कि गेट के बाहर ही गिर जाता और पत्नी को उसे सहारा देकर अंदर लाना पड़ता। प्रकाश चुप रहते, कम ही बोलते,
लेकिन उनके चेहरे पर छाई उदासी छिपाई नहीं जा सकती थी। वो आदमी जो कंस्ट्रक्शन साइट की मेहनत का आदी था, आज अपनी पत्नी के धोखे से टूट गया था। 20 साल से ज्यादा साथ रहने के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आशा अंत में इस तरह मुंह मोड़ लेगी। कई रातों को जब उन्हें नींद नहीं आती, वो बरामदे में बैठे रहते, कांपते हाथों से सिगरेट जलाते और सिगरेट का धुआं उनकी लंबी सांसों में घुल जाता। आरती ने ये नजारा कई बार देखा और उसका दिल दुख से भर जाता। वो बहू थी, उसे बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन कभी कभी वो हिचकिचाते हुए अपने ससुर के लिए एक गिलास गर्म पानी लाकर चुपचाप बगल में रख देती और कुछ नहीं कहती। प्रकाश हैरानी से उस जवान लड़की को देखते और फिर धीरे से सिर हिला देते। उनकी थकी हुई आंखों में थोड़ी सी गर्माहट आ जाती। आरती की रोजमर्रा की जिंदगी धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो गई। आशा के जाने के बाद घर का सारा काम लगभग उसी के कंधों पर आ गया था। बाजार, खाना, कपड़े धोना, सफाई। दीपक मदद तो करता नहीं था, ऊपर से अक्सर शिकायतें करता। खाना फीका है, ये कैसा बनाया है? दूसरों की पत्नियां तो कितना अच्छा बनाती हैं। ये शब्द उस जवान लड़की के दिल में चाकू की तरह चुभते थे। एक बार दीपक ने ऊंची आवाज में कहा, तू क्या सोचती है? तू मेरी मां से बेहतर है। औरतें तो सब एक जैसी होती हैं। ये शब्द सुनकर आरती बस चुपचाप मुड़ जाती और हर रात उसके आंसू तकिए को भिगो देते। वहीं प्रकाश बिल्कुल अलग थे। बेटे को बदतमीजी करते देख वो चिल्लाए, कैसा मर्द है तू जो दिन भर शराब पीता है और मुंह खोलता है तो सिर्फ पत्नी को कोसता है। अगर तू उसका ख्याल नहीं रख सकता तो अपना मुंह बंद रख, उसे और परेशान मत कर। दीपक गुस्से में घर से निकल गया। पीछे एक खामोशी छोड़ गया। आरती चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल दुखी भी था और आभारी भी। बहुत समय बाद किसी ने उसका पक्ष लिया था। अगले कुछ दिनों में आरती और प्रकाश के बीच का बंधन छोटी छोटी बातों से बनने लगा। सुबह जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते तो वो उनके लिए टिफिन और पानी की बोतल तैयार कर देती। शाम को जब वो थके हुए लौटते तो वो उनके सामने गर्म सूप का कटोरा रख देती। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन ये खामोश इशारे धीरे धीरे आदत बन गए। घर के किसी सदस्य के लिए ये कर्तव्य माना जा सकता था, लेकिन आरती जैसी प्यार की भूखी महिला के लिए ये एक सुकून था। फिर भी उसके दिल में एक डर पैदा हो रहा था। मजदूरों की बस्ती में लोग बहुत ध्यान देते थे। बस एक नजर, एक अफवाह ही किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी थी। आरती ये अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वो हमेशा दूरी बनाए रखने की कोशिश करती ताकि कोई गलत न समझे। लेकिन प्रकाश की अच्छाई, दीपक की लापरवाही और आशा के चले जाने ने अनजाने में दो ऐसे लोगों को करीब ला दिया था जिन्हें कभी करीब नहीं आना चाहिए था। उस रात जब दीपक फिर से नशे में धुत था, चिल्ला रहा था और फिर गेट के बाहर ही सो गया, तो प्रकाश ने ही आरती के साथ मिलकर उसे घर के अंदर पहुंचाया। दोनों हांफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी नजरें एक पल के लिए मिलीं। एक अजीब सा एहसास, शर्म और घबराहट के साथ साथ एक अजीब सी कशिश ने आरती को चौंका दिया और वो मुड़ गई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अनियंत्रित चीज का संकेत दे रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें टिन की छत के छेदों से छनकर आ रही थीं, आरती जल्दी उठ चुकी थी। वो चुपचाप बाजार गई, हाथ में पुरानी प्लास्टिक की टोकरी लिए कुछ सब्जियां, थोड़ी मछली खरीदी ताकि घर के लिए दोपहर का खाना बना सके। उसका दिल भारी था। पिछली रात का वो पल अब भी उसके जहन में था, जब उसकी नजरें ससुर की नजरों से मिली थीं। उसने खुद से कहा, मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए, वो मेरे ससुर हैं, मैं उनकी बहू हूं। अगर लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। लेकिन कोशिश करने के बावजूद जब भी उसे वो खामोश परवाह याद आती, उसका दिल कांप उठता था। घर पर प्रकाश भी उठकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो अपना काम खुद करने के आदी थे, लेकिन जब से आशा गई थी, नाश्ता अक्सर आरती ही बनाती थी। उस दिन उसने गरम दलिया का कटोरा मेज पर रखते हुए धीरे से कहा, बाबूजी कुछ खाकर जाइए।
बाहर धूप में काम करते हुए चक्कर आ सकते हैं। उन्होंने उसे देखा। नींद की कमी से लाल आंखें नरम हो गईं और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वहीं रख दो। एक साधारण सा वाक्य, लेकिन आरती अनजाने में मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान कुछ कम हो गई हो। दीपक बिल्कुल उल्टा था। नशे से जागते ही उसने चिढ़कर पूछा, कुछ खाने को है? भूख से मरा जा रहा हूं। आरती जल्दी से खाना ले आई, लेकिन रखते ही उसने मुंह बना लिया। इतना ठंडा खाना कौन खाता है? बीवी हो या मुसीबत, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। प्रकाश को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, खाना अच्छा नहीं लगा तो खुद बना ले। वो सुबह से मेहनत कर रही है और तू है कि शिकायतें कर रहा है? कैसा मर्द है, आलसी कहीं का। दीपक चुप हो गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस थाली फेंक कर चला गया। उसके बाद के दिनों में दीपक और उसके पिता के बीच मतभेद और बढ़ गए। दीपक को लगता था कि उसके पिता बहू का पक्ष लेते हैं, जबकि प्रकाश अपने बेटे से और निराश होते जा रहे थे। इस बीच आरती एक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। उसे पति के लिए दुख भी होता था और ससुर को पारिवारिक कलह में देखकर बुरा भी लगता था, लेकिन जितना वो बीच में रहती, उतना ही उसे दोनों का फर्क साफ नजर आता। एक तरफ लापरवाही और गैर जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ खामोशी से जिम्मेदारियां उठाने वाली अच्छाई। एक दोपहर अचानक तेज बारिश होने लगी। कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया और प्रकाश भीगे हुए कपड़ों में घर लौटे। ये देखकर आरती दौड़कर तौलिया ले आई और उन्हें एक गिलास गर्म पानी दिया। उन्होंने उसे देखकर एक लंबी सांस ली। तुम जैसी बेटी को एक प्यार करने वाला पति मिलना चाहिए था, तब तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। आरती ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों से दबा हुआ सारा दर्द जैसे बाहर आ गया और आंसू बहने लगे। प्रकाश घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे दिलासा दें। बस अपना धूप से तपा हुआ हाथ धीरे से उसके कंधे पर रख दिया। ये छोटा सा स्पर्श दोनों को चौंका गया। आरती ने जल्दी से आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, माफ कीजिए, मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। प्रकाश ने सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है। उस पल से उनके बीच एक अनकहा बंधन बन गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों एक अजीब सी निकटता महसूस कर सकते थे। आरती बचने की कोशिश करती, वो उनकी आंखों में सीधे देखने से कतराने लगी, लेकिन यही बचना उस अस्पष्ट भावना को और भी साफ कर रहा था। बाहर मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई थी। कोई आरती की मेहनत पर तरस खाता तो कोई फुसफुसाता। आशा तो भाग गई। कहीं बहू और ससुर के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। ये अनजाने शब्द एक छोटी सी चिंगारी की तरह थे, जो कभी भी भड़क सकती थी। आरती ने ये सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया और दिल बैठ गया। वो समझती थी बस एक गलत कदम और उसकी और प्रकाश की जिंदगी लोगों की कड़वी जुबान के नीचे दफन हो जाएगी। लेकिन विडंबना ये थी कि जितना वो डरती, उतना ही उसे लगता कि उनके पास खड़े होने पर उसका दिल अब शांत नहीं रहता। तेज बारिश के बाद के दिनों में दिल्ली के पास का मौसम अजीब तरह से उमस भरा हो गया था। छोटे से घर में भी माहौल कुछ कम बोझिल नहीं था। दीपक अपनी पुरानी आदत पर कायम था। काम खत्म होते ही दोस्तों के साथ इकट्ठा होता, शराब पीता और फिर घर लौटता। तनख्वाह हाथ में आते ही शराब की दुकानों में उड़ जाती, जबकि घर के खर्चों की चिंता पत्नी पर छोड़ देता। आरती दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसका युवा चेहरा अब मुरझा गया था और देर रात तक चिंता करने के कारण आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक शाम दीपक शराब के नशे में घर लौटा। घर में घुसते ही जब उसने देखा कि खाने में बस कुछ सादे पकवान हैं, तो उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। ऐसा खाना कौन खाता है? कंपनी में लोग तरह तरह की चीजें खाते हैं और घर आकर ये देखने से भूख ही मर जाती है। आरती ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, इस महीने की तनख्वाह आपने नहीं दी, मैं बस इतना ही खरीद सकी। ये सुनते ही दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू फिर से मुझे ताना मार रही है? औरतों को बस शिकायत करना आता है। दीपक की चीख सुनकर प्रकाश बरामदे से अंदर आए। उन्होंने भौहें सिकोड़कर कठोर आवाज में कहा, बस कर दीपक,
वो तेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं जो तू उससे ऐसे बात कर रहा है। वो दिन भर कमर तोड़कर काम करती है और घर आकर हम बाप बेटे के लिए खाना बनाती है। अगर तू उसकी कद्र नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी जहरीली जुबान तो बंद रख। दीपक चौंक गया, लेकिन शराब के नशे में उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसने गला फाड़कर जवाब दिया, आप हमेशा उसका पक्ष लेते हैं, कहीं आप उसे अपने बेटे से ज्यादा तो नहीं मानने लगे हैं। ये इशारा भरा वाक्य उस तनावपूर्ण माहौल में चाकू की तरह चुभ गया। आरती का चेहरा पीला पड़ गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और प्रकाश गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने बेटे को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया, बस एक लंबी सांस छोड़ी। तू सच में किसी लायक नहीं रहा दीपक। दीपक नाराज होकर चला गया, पीछे लड़खड़ाते कदमों की आवाज छोड़ गया। आरती कांपते हुए बर्तन समेटने लगी, आंसू बह रहे थे। प्रकाश ये नजारा देखते रहे, उनका दिल भारी हो गया। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में बस धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उदास आवाज में बोले, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो नशे में है, उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। आरती का गला भर आया, लेकिन इंसान नशे में ही दिल की बात कहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी, अगर बाहर वालों ने सुन लिया तो मैं अपना मुंह कहां छिपाऊंगी। प्रकाश चुप हो गए, उनकी उदास आंखें अंधेरे आसमान को देख रही थीं। सचमुच दीपक ने जो कहा था वो लोगों को कानाफूसी करने का बहाना दे सकता था, समाज को उंगली उठाने का मौका दे सकता था। वो समझते थे बस एक अफवाह और आरती दुनिया की जबान के नीचे दफन हो जाएगी। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वो ये थी कि वो खुद भी पहले जैसी दूरी नहीं बनाए रख पा रहे थे। उस रात जब दीपक सो रहा था, आरती करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आई। बाहर कीड़ों की आवाज और पति के भारी खर्राटे उसके दिल को बेचैन कर रहे थे। अचानक बरामदे में हल्की सी आहट सुनकर वो बाहर निकली। उसने देखा कि प्रकाश चुपचाप बैठे हैं, उनके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। दोनों की नजरें अचानक मिली। आप सोए नहीं बाबूजी? आरती ने धीरे से पूछा। हां, नींद नहीं आ रही, बहुत कुछ सोच रहा हूं, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। दोनों वहीं बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस रात में धुएं का एक धुंधला सा छल्ला ऊपर उठ रहा था, लेकिन ये खामोशी एक अदृश्य धागे की तरह भारी थी जो उन्हें और करीब खींच रही थी। आरती ने महसूस किया कि उसका दिल कांप रहा है। वो जल्दी से उठकर घर के अंदर चली गई, लेकिन उस खामोश बैठे आदमी की छवि पूरी रात उसे परेशान करती रही। और उसी दिन से आरती डरने लगी, अपने ही दिल से डरने लगी। घटना के बाद के दिनों में घर का माहौल कुछ बेहतर नहीं हुआ। दीपक दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा था। काम खत्म होते ही वो शराब की दुकान पर चला जाता, कभी कभी आधी रात को घर लौटता। थोड़ी बहुत तनख्वाह जो मिलती वो पत्नी को देने के बजाय शराब और दोस्तों के साथ छोटे मोटे जुए में उड़ा देता। आरती ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो मुंह खोलती, दीपक चिल्लाने लगता। औरतें क्या जाने, मैं पैसा कमाता हूं तो मैं ही खर्च करूंगा, तुम बस ठीक से खाना बनाओ और कपड़े धो, बस। ये कड़वे शब्द आरती के युवा दिल को दिन ब दिन और कठोर बना रहे थे। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे एक सहारा मिलेगा, लेकिन अब उसका जीवन साथी ही एक भारी बोझ बन गया था। एक रात दीपक इतना नशे में था कि वो आंगन में ही गिर गया। उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। आरती उसे अकेले नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने प्रकाश को बुलाकर बेटे को घर के अंदर लाने में मदद मांगी। दोनों ने बड़ी मुश्किल से दीपक को बिस्तर पर लिटाया। काम खत्म होने के बाद प्रकाश कुर्सी पर बैठ गए, हाँफ रहे थे। 50 साल की उम्र में भी बेटे की वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा था। ये देखकर आरती की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप एक गिलास गर्म पानी लाकर उन्हें दिया। उन्होंने गिलास लिया। उनकी नजरें उसकी नजरों से मिलीं। एक पल की शर्मिंदगी। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आरती। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। आरती ने होंठ भींच लिए, उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने भी सोचा था कि मेरा एक घर होगा, एक सच्चा परिवार,
लेकिन मैं दिन ब दिन निराश होती जा रही हूं। ये सुनकर प्रकाश चुप हो गए। एक पल के लिए वो कुछ कहना चाहते थे, उसे दिलासा देना चाहते थे, उसकी कमी पूरी करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया, बस धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि उनका अपना दिल भी कम उलझा हुआ नहीं था। अगले कुछ दिनों में जब दीपक घर की उपेक्षा करता रहा, प्रकाश चुपचाप अपनी बहू की मदद करने लगे। जब उन्होंने आरती को चावल की भारी बोरी उठाते देखा तो वो तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े। जब वो टपकती टिन की छत को ठीक करने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने खुद ऊपर चढ़कर उसे ठीक किया। ये नजारा देखकर आरती कई बार चुपचाप खड़ी रह जाती। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठता, सम्मान, प्रशंसा और एक अजीब सी गर्माहट। लेकिन जिंदगी कहां शांत रहने देती। पड़ोसियों ने ताकझांक शुरू कर दी। एक पड़ोसन ने फुसफुसाते हुए कहा, इन बाप बेटी में आजकल कुछ अजीब लग रहा है। बेटा तो शराबी है और ससुर बहू घर के काम में लगे रहते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ये अधूरी बात जल्दी ही फैल गई। लोगों की जबान आग की तरह उस पहले से ही जर्जर घर को जलाने लगी। आरती ने यह सुना तो डर के मारे उसकी नींद उड़ गई। वो दूरी बनाए रखने की कोशिश करती, लेकिन जितना वो बचने की कोशिश करती, प्रकाश की खामोश परवाह उसके दिल को और धड़काती। एक शाम जब दीपक फिर से रात भर के लिए बाहर चला गया था, आरती छोटी सी रसोई में अकेली बैठी थी। बरामदे में टपकती बारिश की आवाज उसके अकेलेपन को और बढ़ा रही थी। अचानक प्रकाश अंदर आए। उनके हाथ में भीगा हुआ रेनकोट था। उन्होंने उसका थका हुआ चेहरा देखकर धीरे से पूछा, तुमने खाना खाया? जी नहीं, मैं दीपक का इंतजार कर रही थी। आरती ने धीरे से कांपती आवाज में जवाब दिया। वो बैठ गए। थाली अपनी ओर खींचते हुए कहा, उसका इंतजार क्यों कर रही हो? खा लो। भूखे पेट रहने से सेहत खराब हो जाएगी। उस पल आरती को लगा जैसे उसे किसी ने सहारा दिया है, किसी ने उसकी परवाह की है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने होंठ भींचकर सिर झुका लिया, लेकिन ससुर को थाली देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। एक अजीब सी भावना उसके दिल में रेंग रही थी, जो उसे अपने ही दिल के बारे में और भी भ्रमित कर रही थी। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। उस नम रसोई में दो लोग जिनके दिलों की धड़कनें कभी एक नहीं होनी चाहिए थीं, अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहे थे। उस रात जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद दीपक फिर से अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया। आरती बरामदे में बैठी, उसकी सूनी आंखें अपने पति की परछाई को अंधेरी गली में ओझल होते देख रही थीं। उसके दिल में एक भारी निराशा छाई हुई थी। वो सिर्फ 23 साल की थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसने थकान से भरी शादी के 10 साल गुजार लिए हों। प्रकाश घर से बाहर आए, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी लेकर उसके बगल में बैठ गए। दोनों चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस रात में कीड़ों की झींगुर और पीले बल्ब की रोशनी उनके उदास चेहरों पर पड़ रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, अब दुखी मत हो, मर्द कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। आरती ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें लाल थीं। मुझे अब विश्वास नहीं होता बाबूजी, जिसने शराब और दोस्तों को चुन लिया, उसके दिल में पत्नी और बच्चों के लिए कहां जगह होगी। एक साधारण सा वाक्य, लेकिन उसमें कितना दर्द छिपा था। प्रकाश चुप हो गए, उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। वो समझते थे कि उनका बेटा दिन ब दिन अपनी जिम्मेदारी खो रहा है और उसकी कायरता ने ही आरती को इस बेबसी में धकेल दिया है। अंदर ही अंदर उन्हें अपनी जवान बहू पर तरस आ रहा था। अगले दिन दीपक देर से घर लौटा। उसके शरीर से बियर की तेज गंध आ रही थी। घर में घुसते ही जब उसने पिता और पत्नी को खाना खाते देखा तो उसकी आंखें तन गईं। तुम दोनों बड़े मजे से खा रहे हो, किसी ने मेरा इंतजार भी नहीं किया। आरती ने धीरे से जवाब दिया, मैंने आपके लिए खाना अलग रख दिया है, लेकिन देर हो रही थी इसलिए बाबूजी और मैंने पहले खा लिया। दीपक ने गुस्से से कहा और थाली मेज पर फेंक दी। आप हमेशा उसका पक्ष लेते हैं बाबूजी, कहीं आप उसे अपने बेटे से ज्यादा तो नहीं मानने लगे हैं? वही बात फिर से दोहराई गई, लेकिन इस बार उसमें एक कड़वा अपमान था।
आरती सन रह गई, उसका दिल जैसे गहरी खाई में गिर गया हो। प्रकाश गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, दीपक, तू नशे में है और बकवास कर रहा है। मैं तुझे अपनी पत्नी और मुझे इस तरह अपमानित करने की इजाजत नहीं दूंगा। घर का माहौल जैसे फट पड़ा। दीपक गुस्से में घर से निकल गया, पीछे एक खामोशी छोड़ गया। आरती कांपते हुए बर्तन समेटने लगी, लेकिन उसके हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे थे। वो लोगों की नजरों से डरती थी कि दीपक ने जो कहा है वो लोगों की जबान से सच बन जाएगा। उस रात आरती सो नहीं पाई। वो बिस्तर के एक कोने में बैठी, नशे में सोए हुए पति को एक अजनबी की तरह देख रही थी, जबकि उसके दिमाग में दीपक की बात गूंज रही थी। बाबूजी उसे अपने बेटे से ज्यादा मानने लगे हैं। हालांकि वो जानती थी कि ये सिर्फ नशे में कही गई बात है, लेकिन उसका दिल अनजाने में एक अजीब धुन पर धड़क उठा। कुछ दिनों बाद एक छोटी सी घटना हुई। उस दिन तेज धूप थी। आरती कपड़े सुखा रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। प्रकाश आंगन में थे। वो तुरंत उसे सहारा देने के लिए दौड़े। उस पल उसका शरीर उनकी बाहों में था। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराईं। दोनों चौंक गए, जल्दी से अलग हो गए। लेकिन आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी बाहों की गर्माहट ने उसे इतना शर्मिंदा कर दिया कि उसका चेहरा लाल हो गया। रात को जब वो अकेली बैठी तो आरती ने खुद को कोसा, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो मेरे ससुर हैं। अगर मेरे मन में कोई गलत विचार आया तो क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन एक युवा दिल जो प्यार के लिए तरस रहा था, उसे तर्क से नियंत्रित करना आसान नहीं था। जिन दिनों पति ने उसे अकेला छोड़ दिया था, प्रकाश ही चुपचाप उसका सहारा बने थे। ये बात आरती को सुकून भी देती थी और बेहद परेशान भी करती थी। और फिर उसकी आत्मा के किसी कोने में एक चोरी छिपे प्यार की आग जलने लगी थी। समाज के कठोर प्रतिबंधों के बावजूद बाहर मोहल्ले वाले अभी भी बेफिक्री से बातें कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस छोटे से घर में एक वर्जित प्रेम कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी, राख के नीचे दबी एक चिंगारी की तरह जो बस भड़कने का इंतजार कर रही थी। अगले कुछ दिन आरती की जिंदगी और भी भारी हो गई। दीपक में कोई बदलाव नहीं आया। वो अभी भी शराब पीता और नशे में रहता। कई बार घर आकर वो गिरकर सो जाता, पत्नी की तरफ देखता भी नहीं। एक बार नशे में दीपक ने इतना हंगामा किया कि पूरा मोहल्ला जाग गया। आरती बस अपना चेहरा छिपाकर रोती रही, आधा शब्द भी नहीं कह सकी। ऐसे समय में जो उसके साथ होता वो प्रकाश थे। वो ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप उसके बगल में बैठ जाते ताकि वो अपना दिन हल्का होने तक रो सके। कभी कभी वो उसे एक पुराना रुमाल देते और उदास आवाज में कहते, रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम रो लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। ये साधारण शब्द आरती के दिल को कंपा देते। बहुत समय से उसने अपने पति से कोई परवाह महसूस नहीं की थी, इसलिए प्रकाश का एक शब्द, एक नजर ही उसे गर्माहट देने के लिए काफी थी। एक शाम जब दीपक शराब पीने गया था, आरती चावल धोकर खाना बना रही थी। पीली मंद रोशनी में उसकी परछाई जमीन पर दिख रही थी। प्रकाश अंदर आए, उसे पुराने पतीले के साथ संघर्ष करते देख उन्होंने धीरे से कहा, इसे मुझे करने दो, तुम्हारे हाथ आजकल बहुत दुबले हो गए हैं। आरती ने सिर उठाया, एक पल के लिए हैरान हुई और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। नहीं, मुझे करने दो, उन्होंने जोर देकर कहा। दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया। माहौल चुप था, लेकिन उसमें एक अजीब सी लय थी। एक पल के लिए आरती को लगा जैसे ये ससुर और बहू का खाना नहीं, बल्कि दो जीवन साथियों का घर बसाने जैसा है। बाहर अफवाहें और तेज हो गईं। लोग आशा की गैर मौजूदगी में ससुर बहू को घर के काम में व्यस्त देखते तो बुरी बातें करने से नहीं चूकते। कैसी बहू है, दिन भर ससुर के साथ चिपकी रहती है, एक पड़ोसन ने कहा। कौन जाने, पत्नी भाग गई, बेटा शराबी है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। अफवाहें जहरीली हवा की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गईं। आरती ने यह सुना तो डर के मारे खाना पीना छोड़ दिया। वो बचने की कोशिश करती, दूरी बनाए रखती, लेकिन जितना वो बचती उतना ही उसे खालीपन महसूस होता।
एक बार उसने थकान का बहाना बनाकर प्रकाश के साथ खाना नहीं खाया, लेकिन अकेले कमरे में बैठकर उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। वहीं प्रकाश भी कम परेशान नहीं थे। वो जानते थे कि लोग बातें बना रहे हैं और उन्हें अपनी बहू से ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी वो उस जवान लड़की की उदास आंखें देखते, उनका दिल पिघल जाता। वो आदमी जो कंस्ट्रक्शन साइट की मुश्किलों से गुजरा था, एक नजर के सामने बेबस हो गया। एक रात दिल्ली के पास उमस भरी गर्मी थी और मोहल्ले की बिजली 1 घंटे के लिए चली गई थी। दीपक नशे में बाहर सो रहा था और आरती एक मंद दिए के पास हाथ से पंखा झल रही थी। प्रकाश बाहर आए, ये नजारा देखकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। तुम बहुत तकलीफ में हो, अगर हो सकता तो मैं तुम्हारा कुछ बोझ कम करना चाहता। आरती ने होंठ भींच लिए, आंसू बिना रुके बहने लगे। उसने सिर उठाया और उसकी नजरें उनकी नजरों से मिलीं। उस पल दोनों चुप हो गए। कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन एक खामोश धड़कन अब छिप नहीं सकती थी। बाहर रात की हवा दरवाजे के दरानों से आ रही थी। साथ में पड़ोस के घरों से कानाफूसी की आवाजें भी। अफवाहें अभी भी फैल रही थीं और जल्द ही असली तूफान आने वाला था। मोहल्ले में अफवाहें हवा में आग की तरह फैल गईं। एक ने दूसरे को बताया और गली के कोने कोने तक हर कोई जान गया कि प्रकाश के घर में पत्नी भाग गई है और बहू ससुर के साथ रहती है। हर बात में थोड़ा मसाला लगाकर कहानी को सहानुभूति से बदलकर मजाक बना दिया गया। आरती बाजार जाती तो लोगों की नजरें उस पर टिक जाती और कानाफूसी की आवाजें उसके कानों में पड़ती, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता। बेचारी जवान है, शराबी पति के साथ रहती है तो दुख तो है, लेकिन ससुर के साथ रिश्ता रखना ये कैसे सही हो सकता है? आजकल दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई मान मर्यादा नहीं बची। वो अनसुना करने का नाटक करती, सब्जी खरीदने की कोशिश करती, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पैसे भी जमीन पर गिर गए। घर पहुंचकर वो कमरे में छिपकर रोने लगी। डर और शर्म का बोझ उसे घुटन दे रहा था। प्रकाश ने भी कुछ सुना। एक बार कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मजदूर मजाक कर रहे थे। उस बुढ़ी की तो मौज है, जवान बहू देखभाल करती है। अरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। प्रकाश ने अपनी कठोर हथेली को भींच लिया। उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उन्हें पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन सबसे ज्यादा आरती के लिए दुख हुआ। वो सीधी साधी लड़की थी और अब उसे बदनामी झेलनी पड़ रही थी। उस शाम घर लौटकर जब उन्होंने आरती को चुपचाप बर्तन धोते देखा, तो उन्होंने धीरे से कहा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग आज कहेंगे, कल भूल जाएंगे। अगर हम सही हैं तो भगवान सब जानता है। आरती ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वो विश्वास करना चाहती थी, लेकिन अफवाहें कांटों की तरह दिल में चुभ रही थीं। वहीं दीपक का रवैया बदलने लगा था। पहले वो सिर्फ शराब में डूबा रहता था और पत्नी की परवाह नहीं करता था। अब वो उस पर ज्यादा ध्यान देने लगा था, प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उन अफवाहों की वजह से जो उसके कानों तक पहुंची थीं। एक बार जब वो दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तो एक दोस्त ने मजाक में कहा, अपनी बीवी का ध्यान रखना, घर पर तेरे बाप उसकी अच्छी देखभाल कर रहे होंगे। ये आधा मजाक आधा सच वाला वाक्य सुनकर दीपक खड़ा हो गया और सीधा दोस्त के मुंह पर मुक्का मार दिया। उस दिन से एक अस्पष्ट जलन उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। घर आकर जब उसने आरती को पिता के लिए खाना परोसते देखा, तो उसकी आंखों में शक की एक झलक दिखी। तू बाप की इतनी सेवा क्यों कर रही है? दीपक ने गुस्से से पूछा। आरती चौंक गई, धीरे से बोली, बाबूजी काम से थक कर आए हैं, मैं बस। दीपक चिल्लाया, तू उसे बाप मानती है या कुछ और? ये वाक्य उस छोटी सी रसोई में बिजली की तरह कड़कड़ा। आरती का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ से थाली लगभग गिर ही गई थी। प्रकाश ने भी ये सुना, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप हो जा, तू ऐसे बात करता है? मैं तेरा बाप हूं, वो तेरी पत्नी है, तुझे किस बात का शक हो रहा है? लेकिन दीपक की आंखों में शक गहरा था। उसने एक घूंट बियर पी और गुस्से में बाहर चला गया। पीछे एक जानलेवा खामोशी छोड़ गया।
आरती कांपते हुए मेज साफ करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रकाश चुप बैठे रहे। उनकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। दिल में दर्द हो रहा था। वो जानते थे कि अब असली तूफान शुरू हो गया है। अफवाहें अब सिर्फ बाजार या मोहल्ले की बातें नहीं थीं, बल्कि इस घर में घुसकर बाप बेटे, पति पत्नी को अलग कर रही थीं। बाहर दिल्ली के पास की उमस भरी रात जैसे थमसी गई थी। एक बड़े तूफान का संकेत दे रही थी और हर किसी के दिल में बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये उन्हें कहां ले जाएगी। पत्नी और पिता पर शक करने के बाद दीपक के दिल में जैसे एक आग सुलग रही थी। जब भी वो आरती और प्रकाश को बात करते देखता, चाहे वो कितनी भी सामान्य बात क्यों न हो, उसे चुभती थी। पिता का चुपचाप पत्नी को बर्तन धोने में मदद करना या बस उसे एक कुर्सी देना ही दीपक के अंदर जलन की आग भड़काने के लिए काफी था। एक वीकेंड की शाम दीपक शराब के नशे में घर लौटा। अंदर आते ही उसने आरती को प्रकाश के साथ बरामदे में बैठे देखा। दोनों काम और इस महीने के बिजली पानी के बिल के बारे में बात कर रहे थे। ये नजारा देखते ही वो आग बबूला हो गया। तुम दोनों बड़े करीब लग रहे हो। मैं दिन भर काम करके घर लौटता हूँ और ये देखता हूँ। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? दीपक ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें लाल थीं। आरती जल्दी से खड़ी हो गई, घबरा कर बोली, आप गलत समझ रहे हैं, मैं और बाबूजी बस। बात पूरी होने से पहले ही दीपक आगे बढ़ा और पत्नी का हाथ जोर से पकड़ लिया। तू अभी भी इनकार करेगी? मैं हर रात पड़ोसियों को बातें करते सुनता हूँ। वे कहते हैं कि तू उस बुढ़े की बीवी से कम नहीं है। ये शब्द हवा में चाकू की तरह चुभ गए। आरती दर्द से कराह उठी, आंसू बहने लगे। प्रकाश खड़े हो गए। गुस्से में बेटे का हाथ झटक दिया दीपक। क्या तुम इंसान भी हो? तुम अपनी ही पत्नी और मुझे इस तरह अपमानित कैसे कर सकते हो? दीपक लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी अकड़ कर बोला, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो लोग इतनी अफवाहें क्यों उड़ा रहे हैं? लोगों के पास फालतू समय नहीं है कि वे बातें बनाएं। प्रकाश गुस्से से कांप रहे थे। उनकी कठोर हथेलियां इतनी जोर से भिंची थीं कि नसें उभर आईं। वो उस नालायक बेटे को एक थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। बस उनकी गहरी, निराश आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो कायर भी है और बदतमीज भी। दीपक बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना गुस्सा आरती पर निकाला। वो चिल्लाया, और तू? भोली बनने का नाटक मत कर, मुझे सब पता है। ये कहकर दीपक ने जोर से थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि आरती जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ के कोने से खून बहने लगा। प्रकाश अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सीधा अपने बेटे के मुंह पर एक घूंसा मारा। कमीने, तू अपनी पत्नी पर मेरे सामने हाथ उठाएगा? दीपक लड़खड़ा कर गिर गया। शराब और घूंसे ने उसे चकरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नफरत थी। वो दोनों को घूर रहा था। घर का माहौल जैसे फट पड़ा था। आरती अपना चेहरा छिपाकर सिसक रही थी। कांपते हुए खड़ी हुई। प्रकाश उसके पास आए, उसे सहारा दिया। उनकी आवाज भर्रा गई, डरो मत, मैं यहां हूं। उस पल दीपक ने साफ साफ देखा कि उसके पिता की आंखों में उसकी पत्नी के लिए कितनी नरमी है। उसके दिल में जलन की आग और भड़क उठी, जिसने उसकी सारी समझ जला दी। वो हंसा, उसकी आवाज खुरदरी थी। हाँ, तो मेरा अंदाजा गलत नहीं था। तुम दोनों सच में एक दूसरे को क्या समझते हो? फिर दीपक घर से बाहर भाग गया, पीछे तबाही छोड़ गया। आरती जमीन पर बैठकर सिसकने लगी। हे भगवान, मैं अब कैसे जीऊंगी? प्रकाश चुप खड़े रहे। उनकी आंखें भारी थीं। वो जानते थे कि इस पल से परिवार ने एक खतरनाक सीमा पार कर ली है। अफवाहें अब सिर्फ बाहर की बातें नहीं थीं, बल्कि उनके अपने बेटे के दिल में एक गहरी दरार बन गई थीं। बाहर अचानक तेज बारिश होने लगी, जैसे सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। लेकिन आरती के आंसू अभी भी चुपचाप बह रहे थे, बारिश की उदास आवाज के साथ मिलकर। उस तूफानी रात के बाद दिल्ली के पास का वो छोटा सा घर एक घुटन भरी खामोशी में डूब गया। दीपक कई दिनों तक घर नहीं लौटा। खबर आई कि वो जुआ खेलने और सट्टेबाजी में लग गया है। ये सुनकर प्रकाश को गुस्सा भी आया और बेबसी भी महसूस हुई।
इतने साल की परवरिश और अंत में दीपक एक आवारा बन गया, जिसे न अपनी पत्नी की चिंता थी और न ही पिता के प्रति कोई कर्तव्य। आरती एक पोस्टैनम डर में जी रही थी। उसके गाल पर चोट का निशान अभी भी था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उसे डर था कि पति वापस आकर हंगामा करेगा, और पड़ोसियों की ताक झांक करने वाली नजरों से भी डरती थी। बाजार में सब्जी खरीदने जाती तो लोग फुसफुसाते, पति तो भाग गया, घर में बस ससुर और बहू हैं, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। देखो तो वो लड़की भी बड़ी चालाक है, प्रकाश आजकल जवान दिखने लगे हैं। हर शब्द चाकू की तरह चुभता था। आरती जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपनी टोकरी लेकर घर लौट आती। रात को वो रसोई के एक कोने में सिमट कर बैठ जाती, कांपते हाथों से चावल धोती। प्रकाश अंदर आए, उसके छोटे से कंधों को देखकर उनका दिल बैठ गया। खुद को इस तरह तकलीफ मत दो, उन्होंने धीरे से गर्मजोशी से कहा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी। आरती का गला भर आया। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं अपना मुंह कहां छिपाऊंगी। प्रकाश बैठ गए। उन्होंने अपना खुरदरा हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखा। दुनिया की जबान बहुत जहरीली होती है, लेकिन हमारा दिल क्या है, ये सिर्फ हम जानते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती दीपक की है, आशा की है। तुम बस अच्छे से जियो, बाकी मैं देख लूंगा। ये सुनकर आरती के आंसू बहने लगे। कितने समय बाद उसे सच्चा सहारा महसूस हुआ था। अपने पति से उसे सिर्फ कड़वे शब्द और दर्दनाक थप्पड़ मिले थे, लेकिन ससुर से मिली ये दुर्लभ नरमी उसके युवा दिल को रोक नहीं सकी। उस रात दीपक एक थके हारे हाल में लौटा। उसकी आंखें नींद की कमी और जुए में हारने की वजह से लाल थीं। अंदर आते ही जब उसने आरती को प्रकाश के साथ बैठे देखा तो वो चिल्लाया, तुम दोनों फिर से फुसफुसा रहे हो? बड़े मजे में हो? आरती डर कर खड़ी हो गई। आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस। दीपक चिल्लाया, चुप। फिर उसने अपने पिता को सीधे देखा। मैं आपका सगा बेटा हूं, फिर भी आप हमेशा उसका पक्ष क्यों लेते हैं? या आपके दिल में वो सच में आपकी पत्नी बन गई है? ये बेशर्म शब्द सुनकर प्रकाश का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उन्होंने कहा, दीपक, अगर तूने एक और अपमानजनक शब्द कहा तो मैं मान लूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है। लेकिन दीपक कहां रुकने वाला था। उसने एक कुर्सी फेंक दी और गालियां देने लगा, जिससे आरती डर के मारे कांप उठी। अंत में प्रकाश को अपने बेटे को कसकर पकड़कर आंगन में धकेलना पड़ा। जोर से गिरने की वजह से दीपक जमीन पर गिर पड़ा। निकल जा यहां से, प्रकाश चिल्लाए। जब होश में आओ तभी लौटना, वरना समझना कि मेरा कोई बेटा नहीं है। दीपक लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नफरत थी। वो दोनों को घूर कर अंधेरी रात में चला गया। घर में बस हांफने की आवाजें रह गईं। आरती कुर्सी पर बैठ गई, आंसू बह रहे थे। प्रकाश उसके पास आए, धीरे से अपना हाथ बहू के कंधे पर रखा। उनकी आवाज खुरदरी थी, डरो मत, मैं हूं। उस पल दोनों की आंखें भावनाओं से भरी मिलीं। दर्द और निराशा के बीच एक वर्जित प्रेम का धागा पहले से कहीं ज्यादा कस गया था। किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दोनों जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। जिस दिन प्रकाश ने उसे घर से निकाला, दीपक और भी गहरे दलदल में धंस गया। उसने काम छोड़ दिया, शराब और जुए में डूबा रहता, कभी कभी कई दिनों तक गायब रहता। पैसे खत्म हो गए तो उसने हर जगह से कर्ज ले लिया। कभी कभी कर्जदार घर तक आ जाते, जिससे आरती डर जाती, उसका चेहरा पीला पड़ जाता। प्रकाश को बीच बचाव करना पड़ता, यहां तक कि अपनी कंस्ट्रक्शन की कमाई से थोड़ा बहुत चुकाना पड़ता, बस घर में शांति बनी रहे। पड़ोसी ये नजारा देखकर और बातें बनाने लगे। कोई प्रकाश पर तरस खाता कि बुढ़ापे में भी बेटे का बोझ उठाना पड़ रहा है। कोई मजाक उड़ाता, जरूर बहू साथ में है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था। कुछ तो गड़बड़ है। अफवाहें तूफान की तरह बची खुची शांति को भी उड़ा ले गईं। आरती बाहर निकलती तो सिर नहीं उठा पाती, बस जमीन पर नजरें गड़ाए तेजी से चलती। घर लौटकर वो रसोई के कोने में छिप जाती, कई बार चुपचाप सिसकती रहती। एक रात जब खेतों से हवा का झोंका आया, जिससे दिए की लौ टिमटिमाने लगी,
प्रकाश बरामदे में चुपचाप बैठे थे। उन्होंने आरती को रसोई में घुटने मोड़कर बैठे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। वो अंदर गए और धीरे से पूछा, तुम फिर रो रही हो? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबूजी। उसकी आवाज कांप रही थी। लोग मुझे बुरा कहते हैं, मेरे और आपके बारे में बातें बनाते हैं। ये कहते कहते आरती का गला भर आया, आंसू बहने लगे। प्रकाश हैरान रह गए। उनका दिल बैठ गया। वो उसके बगल में बैठ गए। उनकी आवाज खुरदरी थी। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने थोड़ी दूरी बनाए रखी होती तो तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। आरती ने जल्दी से सिर हिलाया। ये आपकी गलती नहीं है। अगर कोई गलती है तो वो मेरी है। मैं बहुत कमजोर हूं। मुझे एक सहारे की जरूरत थी। उस पल उनकी आंखें मिलीं, खामोशी छा गई। बस दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आरती कांप उठी। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन प्रकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस खुरदरे धूप से तपे हाथ ने उसे एक अजीब सा गर्म एहसास दिया जो उसे सुन कर गया। आरती, प्रकाश का गला भर आया। मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन मेरा दिल अब मेरी नहीं सुनता। आरती रोते हुए उनके कंधे से लग गई, सिसकते हुए बोली, मैं भी, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। उस पल दोनों ने जैसे सारी सीमाएं लांघ दी। एक वर्जित, निषिद्ध प्रेम अंत में दुख और अकेलेपन के अंधेरे में चमक उठा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। उस रात दीपक अचानक लौट आया। वो नशे में बरामदे में लड़खड़ा रहा था और अनजाने में उसने अपनी पत्नी को पिता के कंधे पर सिर रखे देख लिया। ये नजारा उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गया। दीपक ने मुट्ठियां भींच लीं। शराब नफरत की आग में बदल गई। वो चुपचाप मुड़ गया, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। दीपक के लिए ये सिर्फ पत्नी को खोना नहीं था, बल्कि अपने सगे पिता पर से विश्वास खोना भी था। और उस पल से उसके अंदर नफरत एक काले बादल की तरह बनने लगी, जो उस पहले से ही जर्जर घर को ढकने के लिए तैयार थी। उस रात दीपक ने बरामदे से पत्नी को पिता के कंधे पर झुके देखा। उसके शरीर का खून जैसे खौल उठा। शराब ने उसकी बुद्धि को और जला दिया था। उसने दांत पीसे, मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि नसें उभर आईं और सीधा घर में घुस गया। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? दीपक चिल्लाया। उसकी आवाज एक घायल जानवर की तरह खुरदरी थी। आरती चौंक गई, घबराकर प्रकाश से अलग हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रकाश खड़े हो गए, शांति से बेटे का सामना किया। दीपक, तू नशे में है, अंदर चल, बकवास मत कर। नशे में हूं? दीपक हंसा। मैं नशे में हूं, इसीलिए बहू को ससुर के कंधे पर देख रहा हूं, है ना? मुझे बेवकूफ मत समझना। वो आगे बढ़ा। आरती का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। तू बड़ी चालाक निकली आरती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई होगी। तू मुझे समझती क्या है? आरती रोते हुए छटपटाने लगी। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। प्रकाश ये बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने बेटे को जोर से झटक दिया और चिल्लाए, बस बहुत हुआ। मैं तुझे अपनी पत्नी और मुझे इस तरह अपमानित करने की इजाजत नहीं दूंगा। दीपक मुड़ा। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में नफरत। तो आप मान रहे हैं, है ना? आप अपने ही बेटे की पत्नी को छीनने की हिम्मत कर रहे हैं। माहौल जैसे फट पड़ा। आरती डर के मारे जमीन पर बैठकर सिसकने लगी। प्लीज ऐसा मत कहिए बाबूजी। प्लीज हंगामा मत कीजिए। अगर लोगों ने सुन लिया तो मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन दीपक ने अपना आपा खो दिया था। उसने मेज पर पड़ी टूटी बियर की बोतल उठाई और धमकाने लगा, अगर तुम दोनों दोबारा साथ दिखे तो मैं कसम खाता हूं खून बहेगा। प्रकाश आगे बढ़े, बेटे के हाथ से बोतल छीन ली। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कठोर थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा बन जाएगा। क्या तुझे लगता है कि तू अब पति या बेटा कहलाने के लायक है? दीपक हाँफ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। आज से मैं आपको अपना बाप नहीं मानता। और ये औरत अगर ये आपके साथ रहना चाहती है तो रहे। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम दोनों कैसे लोग हो। ये कहकर वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया। पीछे आरती को जमीन पर रोते हुए छोड़ गया। प्रकाश चुप खड़े रहे। उनका दिल बैठ गया।
वो जानते थे कि अब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है। उस रात घर में कोई नहीं सोया। आरती कमरे में छिपी रही। डर उसकी हर सांस में समा गया था। उसे डर था कि दीपक कुछ कर बैठेगा। डर था कि दुनिया की जबान उसे कुचल देगी, उसकी पहले से ही बर्बाद जिंदगी को। प्रकाश बरामदे में बैठे रहे। उनकी थकी हुई आंखें अंधेरे को देख रही थीं। वो आदमी जो जिंदगी भर तूफानों से लड़ा था, आज अपने ही परिवार की त्रासदी के सामने बेबस था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं, एक बेचैन रात का संकेत दे रही थीं। हर किसी के दिल में तूफान सचमुच आ चुका था, बची खुची शांति को भी बहा ले गया था। और अब से उन्होंने जो रास्ता चुना था, उन्हें उसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उस तीखी बहस वाली रात के बाद दीपक घर नहीं लौटा, लेकिन इस बार वो सिर्फ शराब और जुए में नहीं डूबा, बल्कि उसने अपने ही घर की कहानी हर जगह फैलानी शुरू कर दी। शराब की दुकान पर नशे में दीपक अपने दोस्तों के सामने चिल्लाया, तुम लोग जानते हो, मेरा बाप, मेरा सगा बाप, उसने मेरी पत्नी को छीन लिया। आरती अब मेरी पत्नी नहीं रही, वो उस बुढ़े की बीवी बन गई है। ठहाकों की आवाजें गूंज उठीं। कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सिर हिला रहा था। लेकिन मजदूरों की बस्ती में जब कोई कहानी बाहर निकलती है, तो वो जल्द ही एक गर्म मुद्दा बन जाती है। लोग एक दूसरे को नमक मिर्च लगाकर सुनाने लगे। दीपक की कहानी से ये एक भयानक दृश्य बन गई कि ससुर बहू के अवैध संबंध हैं, कि पत्नी के भाग जाने के बाद घर में अनाचार हो रहा है। आरती अब बाजार जाने की हिम्मत नहीं करती थी। उसके हर कदम पर दर्जनों आंखें उसे घूरतीं और कानाफूसी की आवाजें एक भूत की तरह उसका पीछा करतीं। इतनी जवान है और जीने के लिए एक बुढ़े का सहारा ले रही है, सच में कोई नैतिकता नहीं बची। घर लौटकर आरती अपना चेहरा छिपाकर सिसकने लगती। प्रकाश ये देखते तो उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उन्होंने मुट्ठियां भींच लीं, उनकी आवाज खुरदरी थी। ये सब मेरी गलती है, अगर मैं ना होता तो तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। आरती ने सिर हिलाया, उसका गला भर आया। नहीं, मैं ही गलत हूं। मैंने दूरी नहीं बनाए रखी, जिससे मेरे पति को कहने का बहाना मिल गया। ये टूटी फूटी बात सुनकर प्रकाश को और भी दर्द हुआ। वो जानते थे कि उन दोनों ने जो भावनाएं पाली थीं, वो एक भयानक बोझ बन गई थीं, और इसका फायदा उठाने वाला दीपक था, उनका बेटा, जो सबको अपमानित करना चाहता था। सिर्फ नशे में कही गई बातों पर ही नहीं, दीपक लोगों को घर तक ले आया और उंगली उठाकर चिल्लाया, ये देखो, ये मेरा घर है, अंदर आकर देखो। मेरे बाप और मेरी पत्नी असली पति पत्नी की तरह रहते हैं। उत्सुक पड़ोसी इकट्ठा हो गए, बातें करने लगे। आरती कांपते हुए दरवाजा बंद करके कमरे में छिप गई। प्रकाश बरामदे में खड़े रहे। उनके चेहरे पर अपमान और गुस्सा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, निकल जा यहां से दीपक, तू अब मेरा बेटा नहीं है। दोबारा मुझे अपनी जबान गंदी करते हुए मत दिखना। दीपक हंसा, उसकी आवाज खुरदरी थी। डर गए? डर गए कि दुनिया सच जान जाएगी। मैं इस पूरे मोहल्ले, इस पूरी दिल्ली को तुम दोनों का असली चेहरा दिखाऊंगा। फिर वो चला गया, पीछे ताक झांक करती नजरें छोड़ गया। उस रात आरती कोने में घुटने मोड़कर बैठी थी। रोते रोते उसका गला बैठ गया था। प्रकाश चुपचाप बरामदे में बैठे रहे। उनकी सूनी आंखें अंधेरे को देख रही थीं। वो आदमी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी ईंट पत्थर उठाता था, आज बेबस महसूस कर रहा था। वो नहीं जानता था कि अपनी बहू को दुनिया की जबान और अपने ही बेटे की नफरत से कैसे बचाए। अंदर ही अंदर वो समझ गए थे कि जिंदगी ने उन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी मुश्किल है। जब लोगों की नजरों में अफवाहें सच बन जाती हैं, तो हर सफाई बेकार हो जाती है और आगे के रास्ते में शायद सिर्फ तूफान ही उनका इंतजार कर रहा था। जब मोहल्ले में दीपक के आरोपों से हलचल मची हुई थी, एक और मुसीबत आ गई। आशा, वो पत्नी, वो मां जो घर छोड़कर चली गई थी, अचानक वापस आ गई। उस दिन आग बरसती धूप थी। आरती आंगन में कपड़े धो रही थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे सब लोग, मैं वापस आ गई। वो चौंक गई, सिर उठाया, उसका दिल जैसे रुक गया हो।
एक सजी धजी औरत हाथ में पुराना सूटकेस खींचे गेट पर खड़ी थी। वो आशा थी, उसकी सास जो लगभग 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। प्रकाश बाहर आए, उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो औरत जो एक दिन बेरहमी से मुंह मोड़ गई थी, आज इतनी नॉनशॉलेंटली वापस आने की हिम्मत कर रही है। तुम यहां वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? उन्होंने गुस्से से कहा। आशा धीरे से हंसी, उसकी आवाज चंचल थी। कुछ भी हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, दीपक की मां हूं। मैं कहीं भी जाऊं, अंत में तो अपने घर ही लौटूंगी। यह सुनकर प्रकाश गुस्से से कांप उठे। आरती दीवार के कोने में छिपी खड़ी थी। उसका दिल उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या डरे। लेकिन तुरंत ही आशा ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। ओ मेरी प्यारी सीधी साधी बहू यहां है। सुना है घर पर ससुर की बड़ी अच्छी देखभाल करती हो। ये ताना सुनकर आरती का चेहरा पीला पड़ गया। प्रकाश चिल्लाए, चुप हो जा, उस पर झूठे आरोप मत लगाओ। तुम खुद घर छोड़कर गई थी और अब यहां आकर बकवास कर रही हो। आशा ने होंठ सिकोड़कर हंसी। मैं बकवास कर रही हूं? तुम्हें लगता है तुम छिपा सकते हो? पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। मेरा बेटा लोगों को घर तक लाकर आरोप लगा रहा है। तुम कैसे इनकार कर सकते हो? माहौल बोझिल हो गया। आरती कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। वो बहस करना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, लेकिन आशा के शब्द चाकू की तरह उसके सबसे गहरे दर्द पर चुभ रहे थे। यही नहीं, आशा ने आगे कहा, मैं यहां सिर्फ अपने बेटे से मिलने नहीं आई हूं, बल्कि अपना हिस्सा लेने भी आई हूं। ये घर, ये जमीन, सब पर मेरा नाम है। ये मत सोचना कि तुम मुझे निकाल सकते हो। प्रकाश गुस्से से नीले पड़ गए। उन्होंने मुट्ठियां भींच लीं। इन सब के बाद भी तुम बेशर्मी से जायदाद के बारे में सोच रही हो? मेरी जायदाद है तो मैं लूंगी, आशा ने बेफिक्री से जवाब दिया। और तुम्हारे और बहू के मामले को मैं चुपचाप नहीं रहने दूंगी। ये शब्द दिन दहाड़े बिजली की तरह कड़के। आरती रोते हुए घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मां, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आशा ने हाथ बांध लिए। उसकी आंखें ठंडी थीं। रोने से कोई फायदा नहीं, सच तो सबको दिख रहा है। उसी समय दीपक कहीं से आ गया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक क्रूर खुशी थी। मां, तुम सही समय पर आई हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आरती सन्न रह गई। वो समझ गई थी कि अब से तूफान सिर्फ बाहर की अफवाहें नहीं, बल्कि परिवार के अंदर से ही एक यातना होगी। प्रकाश चुप खड़े रहे। उनका दिल भारी हो गया। वो जानते थे कि ये लड़ाई उन सभी चीजों से ज्यादा क्रूर होगी जिनका उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर सामना किया था। जिस दिन से आशा लौटी, दिल्ली के पास का वो छोटा सा घर जो पहले से ही जर्जर था, और भी ज्यादा अशांत हो गया। उसने जल्दी ही दीपक के साथ एक गठबंधन बना लिया। वो बेटा जो गुस्से से भरा हुआ था, ताकि सारा दोष प्रकाश और आरती पर मढ़ सके। मां बेटे को जैसे एक साथी मिल गया था। जब भी वे साथ होते, ताने और कड़वी बातें करते। जहरीले शब्द सीधे दूसरों के दिल में चाकू की तरह चुभते थे। एक सुबह जब आरती ने मेज पर खाना रखा, दीपक ने पूरी थाली जमीन पर फेंक दी। मैं ये नहीं खाऊंगा। एक गंदी औरत के हाथ का खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, मैं निगल नहीं सकता। आशा बगल में बैठी हंस रही थी। बेटा, तूने सही कहा। ये औरत देखने में सीधी साधी लगती है, लेकिन अपने ही ससुर के साथ संबंध रखती है। कितनी शर्म की बात है। आरती घुटनों पर गिर पड़ी। आंसू बह रहे थे। उसका गला भर आया। मैं आपसे विनती करती हूं मां, भाई, मुझे बदनाम मत कीजिए। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ये गिड़गिड़ाहट आशा को और भी विजयी महसूस करा रही थी। गलत नहीं किया तो पूरा मोहल्ला क्यों बातें कर रहा है? तेरा अपना पति क्यों आरोप लगा रहा है? मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर। प्रकाश अंदर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ। तुम दोनों उसकी बेइज्जती करना बंद करो। और दीपक, तू दिन ब दिन और बदतमीज होता जा रहा है। अगर तूने एक बार और झूठ बोला तो मैं तुम दोनों से रिश्ता तोड़ दूंगा। दीपक हंसा। उसकी सांसों में अभी भी शराब की गंध थी। रिश्ता तोड़ देंगे? कोशिश कीजिए, लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम दोनों कैसे रहते हो।
आशा ने साथ दिया। उसकी आवाज तीखी थी, मैं ये मामला कमेटी में ले जाऊंगी, पुलिस के पास। फिर देखती हूं तुम दोनों कैसे इनकार करते हो। इन लगातार धमकियों ने आरती को तोड़ दिया। वो सिसक रही थी। उसके कांपते हाथ अपनी साड़ी को भींच रहे थे। प्रकाश उसे सहारा देने के लिए दौड़े। उनकी आंखों में दर्द था। वो अच्छी तरह जानते थे कि जब आशा और दीपक एक हो गए हैं तो आगे के तूफान से बचना आसान नहीं होगा। उस रात आरती कमरे के एक कोने में बैठकर सिसक रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबूजी, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। प्रकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। ऐसा मत सोचो, मैं यहां हूं। मैं किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि ये सिर्फ एक अस्थायी सांत्वना है। समाज का दबाव पहले ही बहुत ज्यादा था और अब आशा की वापसी एक भयंकर तूफान की तरह थी। उन्हें अपनी बेइज्जती का डर नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि आरती, वो जवान लड़की, दुनिया की कड़वी जबान के सामने टूट जाएगी। बाहर मोहल्ले में और भी ज्यादा कानाफूसी हो रही थी। कोई सहानुभूति जताता तो कोई मजाक उड़ाता। प्रकाश के परिवार की कहानी अब कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं थी, बल्कि हर शाम चाय की दुकान पर एक गर्म मुद्दा बन गई थी। हर चर्चा एक ताजे घाव पर चाकू की तरह थी। रात हो गई। प्रकाश बरामदे में चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें थकी हुई थीं। वो आदमी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजबूत था, आज अपने ही परिवार के सामने छोटा महसूस कर रहा था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या अगर मैंने पहले अलग तरह से जिया होता तो आज ये दिन नहीं आता? लेकिन फिर आरती की लाल आंखों को देखकर वो जानते थे कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आगे खाई ही क्यों ना हो, उन्हें उसे अपनी पूरी ताकत से बचाना होगा। जिस दिन से आशा लौटी, वो जर्जर घर अब नर्क से कम नहीं था। वो और दीपक दिन रात ताने मारते, अपनी जहरीली जबान से आरती और प्रकाश को दबाने की कोशिश करते। उनकी नजरों में आरती बस एक कांटा थी जिसे निकालना था, और प्रकाश एक बाधा थे जो उन्हें सब कुछ हड़पने से रोक रहे थे। एक सुबह जब आरती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, आशा दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाई, बहू, अपना सामान बांधो, इस घर में तुम जैसी गंदी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। आरती चौंक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। दीपक घर से बाहर आया। उसकी आंखों में नफरत थी। हाँ, अपना सामान बांधो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम यहां रहकर सिर्फ हमारे खानदान को बदनाम कर रही हो। प्रकाश कंस्ट्रक्शन साइट से लौटे। ये सुनकर उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ, ये मेरा घर है। कौन रहेगा कौन जाएगा, ये मेरा फैसला है। किसी को आरती को निकालने का कोई हक नहीं है। आशा हंसी। उसकी आवाज तीखी थी। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई हक है? इस घर के कागजात में मेरा भी नाम है। मैंने कहा वो जाएगी तो वो जाएगी, और अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन फिर दुनिया के तानों के लिए तैयार रहना। उसके शब्द गहरे घाव की तरह थे। आरती चुपचाप खड़ी रही। आंसू जमीन पर गिर रहे थे। प्रकाश ने मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने गुस्सा दिखाया तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। उस रात दीपक दोस्तों को घर पर शराब पीने के लिए ले आया। शराब की तेज गंध, शोर शराबा आरती की लंबी सांसों पर भारी पड़ रहा था। जब वो पानी लेकर आई तो दीपक ने उसे घूर कर देखा। तू अभी तक गई नहीं? इंतजार कर रही है कि मैं दुनिया के सामने तेरा नकाब उतार दूं? दीपक के दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे। छोड़ दे दीपक, ऐसी औरत को रखकर क्या करेगा? तेरे घर की कहानी कौन नहीं जानता? सब हंसने लगे, जिससे आरती कांप उठी। उसने जल्दी से पानी की ट्रे नीचे रखी और अंदर भाग गई। प्रकाश ये नजारा देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा, सब मेरे घर से निकल जाओ। एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर मजाक भरी हंसी गूंज उठी। दीपक अकड़कर बोला, आपको लगता है कि आपकी कोई इज्जत बची है जो आप दूसरों पर चिल्ला रहे हैं? आप सब कुछ खोने वाले हैं। मैं केस करूंगा, अर्जी दूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि आप और आपकी बहू कैसे रहते हैं। आशा कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में चालाकी थी। हाँ, मैं गवाह बनूंगी।
अगर तुम उसे रखना चाहते हो तो देख लेना, पूरा समाज तुम दोनों पर थूकेगा। ये जहरीले शब्द आग में घी का काम कर रहे थे। आरती कमरे में छिपकर अपना चेहरा छिपाकर सिसक रही थी। उसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। देर रात जब सब चले गए, प्रकाश बरामदे में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उन्होंने आरती को कोने में सिमटे हुए देखा। उनकी आवाज खुरदरी थी। डरो मत, चाहे पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर हमें ये जगह छोड़नी पड़ी तो हम साथ जाएंगे। आरती रोते हुए उनके कंधे से लग गई, निराशा में। ये शब्द एक जीवन रक्षक की तरह थे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक सच की पुष्टि भी कर दी। वापसी का रास्ता अब बंद हो चुका था। उन्हें एक खाई के किनारे धकेल दिया गया था और बस एक कदम और सब कुछ नग्न सत्य के गहरे गड्ढे में गिर जाएगा। मां और बेटे की धमकियों के बाद आरती लगभग टूट चुकी थी। वो छोटे से कमरे में सिमट रहती। उसकी आंखें लगातार नींद की कमी से सूज गई थीं। जब भी वो बाहर आशा की डांट या दीपक की शराब पीते हुए हंसी सुनती, वो एक अपराधी की तरह कांप उठती। बाहर की दुनिया पहले ही बहुत कठोर थी और अब उसका अपना परिवार भी उसे दबा रहा था। आरती जानती थी कि उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। प्रकाश सब देख रहे थे। उनका दिल बैठ गया था। वो आदमी जो पूरी जिंदगी ईंट पत्थर और सीमेंट से जुड़ा रहा, कभी नहीं रोया था। आज उसकी आंखें जल रही थीं। वो समझते थे कि अगर वे यहीं रहे तो आरती अपमान और दबाव से कुचल दी जाएगी। एक शाम वो कमरे में गए। उन्होंने आरती को घुटने मोड़कर बैठे देखा। उसके दुबले कंधे कांप रहे थे। वो उसके बगल में बैठ गए और धीरे से बोले, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें खुशी से जीना चाहिए था, लेकिन अब मुझे डर है कि तुम और बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आरती ने सिर उठाया। आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी। मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊं, क्या करूं। सब मुझे अपराधी समझते हैं। मैं ऐसे जीने से क्या करूं। प्रकाश ने अपना खुरदरा हाथ उसके दुबले कंधों पर रखा। उनकी आवाज भर्रा गई। कभी ऐसा मत सोचना। अगर यहां कोई जगह नहीं है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम दोनों एक ऐसी जगह पर नई शुरुआत करेंगे जहां कोई हमें नहीं जानता। ये वाक्य उस अंधेरी रात में एक रोशनी की किरण की तरह था। आरती सन रह गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। इतने दिनों का दर्द, इतना डर जैसे बाहर निकल गया हो। उसने अपना सिर उनके सीने पर रख दिया और आंसू बहने दिए। प्रकाश ने धीरे से उसे गले लगा लिया। उनके दिल में दर्द और दृढ़ता दोनों थे। वो जानते थे कि एक बार जब वे चले जाएंगे तो उन्हें समाज के तूफान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आरती को जीने का एक मौका मिलेगा। अगली सुबह प्रकाश ने कुछ कपड़े बांधे और आरती के हाथ में कुछ पैसे रखे जो उन्होंने इतने सालों की मजदूरी से बचाए थे। आशा ने यह देखा तो चिल्लाने लगी, तुम क्या कर रहे हो? इसे लेकर भाग रहे हो? तुमने सारी शर्म खो दी है। दीपक भी चिल्लाया, जाओ, अगर तुम दोनों ने इस घर से बाहर कदम रखा तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा। मैं कसम खाता हूं, तुम जहां भी जाओगे सिर नहीं उठा पाओगे। ये धमकियां कोड़े की तरह थीं, लेकिन प्रकाश चुप रहे। उन्होंने आरती का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। डरो मत, हम चलते हैं। आरती कांप रही थी, लेकिन फिर भी उनके पीछे चल दी। गालियों और मजाक के बीच दो परछाइयां चुपचाप उस पुराने घर से निकल गईं। धूप से भरी छोटी गली में निकलते ही पड़ोसी इकट्ठा होकर उन्हें देखने लगे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई सिर हिला रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन प्रकाश की नजरों में ये सब हवा की तरह था। वो बस एक बात जानते थे, उन्हें अपनी बेचारी बहू को उस नर्क से बचाना है जिसने उसे इतने समय से कैद कर रखा था। उस रात वे एक छोटे से किराए के कमरे में रुके जो मजदूरों की बस्ती के किनारे था। ना कोई अच्छा बिस्तर, ना कोई सुविधा, बस एक पुराना तख्ता और एक पीला बल्ब। लेकिन आरती के लिए वो जगह एक दुर्लभ सुरक्षा का एहसास दे रही थी। वो प्रकाश के पास बैठकर फुसफुसाई, मैं जानती हूं मैं गलत हूं, लेकिन सिर्फ आपने ही मुझे महसूस कराया कि मैं जीने के लायक हूं। प्रकाश ने धीरे से उसका हाथ दबाया। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। सही या गलत इसका फैसला जिंदगी करेगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
अब से हम दोनों मिलकर सब कुछ सहेंगे, मिलकर पार करेंगे। बाहर पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज एक चुनौती की तरह थी। दो लोग जो सामाजिक सीमाओं को पार कर चुके थे, अब उन्होंने कांटों भरा रास्ता चुन लिया था और वे अच्छी तरह जानते थे कि आगे सिर्फ तूफान ही नहीं, बल्कि दुनिया की कड़वी जबान और उन लोगों के साथ एक जीवन मृत्यु की लड़ाई होगी जिन्हें वे कभी अपना कहते थे। मजदूरों की बस्ती के किनारे उस छोटे से किराए के कमरे में शुरुआती दिनों में आरती को राहत और बोझ दोनों महसूस हुआ। राहत इसलिए क्योंकि वो नर्क जैसी जिंदगी से बच गई थी। अब उसे सास की गालियां नहीं सुननी पड़ती थीं, न ही पति के हिंसक थप्पड़। लेकिन बोझ इसलिए क्योंकि भविष्य अंधकारमय था, क्योंकि बाहर दुनिया की जबान अभी भी तेज थी, किसी भी सफाई को चीरने के लिए तैयार। कमरा बस कुछ वर्ग मीटर का था, दीवारें धब्बेदार थीं और टिन की छत तप रही थी। प्रकाश ने पुराना तख्ता नीचे रखा, उस पर एक चटाई बिछाई। उन्होंने आरती से कहा, ये जगह गरीब है, यहाँ कमी है, लेकिन कम से कम शांति है। तुम थोड़ी और तकलीफ सह लो, फिर मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। आरती ने उस आदमी को देखा जिसके बाल सफेद हो चुके थे। उसके खुरदरे हाथ टूटे हुए दरवाजे को ठीक कर रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। उसका गला भर आया। मुझे तकलीफ से डर नहीं लगता, बस आपके साथ रहकर मुझे सहारा महसूस होता है। नई जिंदगी मेहनत के दिनों से शुरू हुई। दिन में प्रकाश मजदूरी करते, रात को थक कर लौटते, लेकिन फिर भी आरती के लिए थोड़ी सब्जी, थोड़ी मछली खरीद लाते। आरती को पास की एक सिलाई फैक्ट्री में काम मिल गया। तनख्वाह कम थी, लेकिन उससे किराए और खाने में कुछ मदद हो जाती। दोनों मिलकर गुजारा करते, हर सादा भोजन साझा करते और धीरे धीरे दो टूटे हुए दिलों की तरह एक दूसरे पर निर्भर हो गए। लेकिन तूफान रुका नहीं। दीपक और आशा प्रकाश और आरती को जाते देखकर शांत होने के बजाय इसे और ज्यादा बदनाम करने का बहाना बना लिया। आशा हर जगह जाकर कहती, देखा, मैंने गलत नहीं कहा था। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो वे दोनों अलग रहने क्यों जाते? साफ है कि वे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। ये कहानी तेजी से फैल गई। छोटी सी मजदूर बस्ती से लेकर बाजार और उस कंस्ट्रक्शन साइट तक जहां प्रकाश काम करते थे। सहकर्मी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने कड़वे शब्द भी कहे। 50 साल का बुढ़ा और जवान लड़की का शौक, सच में कोई शर्म नहीं। ये शब्द सुनकर प्रकाश चुपचाप अपमान का घूंट पी जाते, लेकिन रात को वो देर तक चुपचाप बैठे रहते। उनकी आंखें लाल हो जाती। आरती ये देखती तो उसका दिल बैठ जाता। वो जानती थी कि वो दोनों की तकलीफ सह रहे हैं। एक दिन जब आरती सिलाई फैक्ट्री से लौट रही थी तो कुछ औरतों ने उसे रोक लिया। एक ने सीधे उस पर उंगली उठाई। तुम जैसी औरत काम करने की हिम्मत कैसे करती हो? मैंने सब सुना है। पूरे मोहल्ले की बेइज्जती करा दी। हाँ, जवान हो लेकिन अपनी इज्जत रखना नहीं जानती। ससुर के साथ रहती हो, बेशर्म कहीं की। जहरीले शब्द बारिश की तरह बरस पड़े। आरती का गला सूख गया। उसके पैर कांप रहे थे, आंसू बहने लगे। वो सीधा अपने कमरे में भागी और फूट फूट कर रोने लगी। प्रकाश ने यह देखा तो उसे गले लगा लिया। उनकी आवाज भर्रा गई। उनकी मत सुनो, दुनिया की जबान हमारा पेट नहीं भरती, हमें बस ये जानना है कि हमारा दिल साफ है। आरती ने अपना चेहरा उनके कंधे पर छिपा लिया। सिसकते हुए बोली, लेकिन बाबूजी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे एक अपराधी की तरह महसूस होता है। जीना भी जिंदा दफन होने जैसा है। प्रकाश ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। तुम्हें जीना होगा, चाहे पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले। मैं आखिरी दम तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाहर सड़क की रोशनी छोटी सी गली पर पड़ रही थी। उस अंधेरे कमरे में एक दूसरे के सहारे बैठे दो लोगों की परछाई साफ दिख रही थी। तूफान उन्हें घेर रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक गहरा बंधन सारी बाधाओं को पार कर चुका था। और यही बात आशा और दीपक को उन्हें और भी गहरे गड्ढे में धकेलने के लिए उकसा गई थी। जब अफवाहें अभी थमी भी नहीं थीं, आशा और दीपक ने आरती और प्रकाश को और भी मुश्किल में डालने के लिए एक नई चाल सोची। सिर्फ गालियां देने या बदनाम करने पर ही नहीं,
माँ बेटे ने मिलकर पंचायत में जाकर शिकायत दर्ज करा दी कि प्रकाश और उनकी बहू पति पत्नी की तरह रहते हैं। ये खबर आग में घी की तरह फैल रही। पड़ोसियों ने सुना तो खुश हुए। देखा, मैंने कहा था ना, अगर सच नहीं होता तो घर के लोग ही क्यों शिकायत करते। सच में अनाचार है, इस पूरे मोहल्ले की बेइज्जती है। वहीं आरती और प्रकाश जैसे आग पर बैठे थे। एक शाम मोहल्ले का एक अधिकारी उनके किराए के कमरे का दरवाजा खटखटाया और गंभीर आवाज में कहा, हमें शिकायत मिली है, आप दोनों को पंचायत में आकर सफाई देनी होगी। आरती सन्न रह गई। उसके पैर इतने कमजोर हो गए कि वो लगभग गिर ही गई। प्रकाश ने उसे सहारा दिया। उनके बूढ़े चेहरे पर गहरा दर्द था। वो जानते थे कि जब मामला सार्वजनिक हो जाएगा तो सब कुछ और भी भयानक हो जाएगा, लेकिन वो ये भी समझते थे कि भागना कोई समाधान नहीं है। पंचायत जाने वाले दिन दोनों लोगों की ताक झांक करती नजरों के बीच चले। कानाफूसी की आवाजें उन्हें हर तरफ से घेर रही थीं। आरती ने सिर झुका लिया, आंसू बह रहे थे, जबकि प्रकाश शांत रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसका सहारा बन सकें। दफ्तर में अधिकारी ने लगातार सवाल पूछे। क्या आप दोनों सच में पति पत्नी की तरह रहते हैं? आपके बेटे और पूर्व पत्नी ने एक साथ आरोप क्यों लगाए हैं? प्रकाश ने मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आवाज खुरदरी थी। मैं और आरती एक ही किराए के घर में रहते हैं, लेकिन जैसा वे कह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बेटा भटक गया है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी और अब वापस आ गई है। वे हमें अपमानित करने के लिए कहानियां बना रहे हैं। आरती रोते हुए बोली, मैं बस एक बदनसीब औरत हूं। मैंने अच्छे से जीने की कोशिश की, लेकिन लोग मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अधिकारी ने एक लंबी सांस ली, कुछ लिखा और फिर कहा, हम जांच करेंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए, समाज का दबाव बहुत भारी होता है। बेहतर होगा कि आप दूरी बनाए रखें और कोई विवाद ना होने दें। लौटते समय आरती अपना चेहरा छिपाकर सिसक रही थी। उसे एक अपराधी की तरह महसूस हो रहा था जो अभी अभी कटघरे से बाहर आया है, जबकि वो पूरी तरह से निर्दोष थी। प्रकाश उसके बगल में चल रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं। वो बड़बड़ाए, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस रात आरती को तेज बुखार हो गया। वो बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। सपने में वो बार बार दोहरा रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्रकाश उसके पास बैठे कांपते हुए उसका हाथ पकड़े हुए थे। उन्होंने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। जिंदगी भर संघर्ष करने के बाद कोई भी चुनौती उन्हें तोड़ नहीं पाई थी, लेकिन इस समय उस बेचारी जवान लड़की को बुखार में तड़पते देखकर उन्हें लगा जैसे उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। बाहर दीपक और आशा अभी भी नहीं रुके थे। उन्होंने आपस में योजना बनाई कि वे हर तरह से उन दोनों को मोहल्ले से निकाल देंगे, यहां तक कि उन्हें जिंदगी भर की बेइज्जती की सजा दिलाएंगे। नफरत ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया था। उन्हें ऐसे लोगों में बदल दिया था जिनमें कोई अपनापन नहीं बचा था। अफवाहों का तूफान अभी थमा नहीं था कि कानूनी मुसीबत आ गई। किराए के कमरे के अंधेरे में प्रकाश समझ गए थे कि आगे एक बड़ी लड़ाई इंतजार कर रही है और उनके और आरती के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। पंचायत में बैठक के बाद प्रकाश और आरती की कहानी और भी ज्यादा फैल गई। दुनिया की जबान और भी कड़वी हो गई। उन दोनों को अपराधियों की तरह देखा जाने लगा। लेकिन विडंबना ये थी कि तभी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी और बुरे लोगों का असली चेहरा उजागर हो गया। एक दोपहर जब प्रकाश कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, तो एक साथी मजदूर ने उन्हें कोने में ले जाकर धीरे से कहा, अरे भाई, सावधान रहना। मैंने सुना है कि दीपक ये सब आशा से पैसे लेने के लिए कर रहा है। वो शराब की दुकान पर शेख ही बघार रहा था कि बस हंगामा करने से वो उसे पैसे दे देगी, शिकायत करने का इनाम। प्रकाश सन्न रह गए। उनका दिल दर्द और गुस्से से भर गया। तो ये सब आरोप, ये सब जहरीली कहानियां सिर्फ अंधी जलन की वजह से नहीं, बल्कि पैसों के लिए थीं। दीपक ने कुछ रुपयों के लिए अपने परिवार की इज्जत बेच दी थी। यही नहीं, एक पड़ोसन जो आरती के करीब थी, एक और खबर लेकर आई।
इसने कहा, मुझे लगता है आशा यहां परिवार के लिए नहीं लौटी है। उसका उस प्रेमी से कोई नाता नहीं रहा, इसलिए वो इस घर की जमीन में अपना हिस्सा मांगने वापस आई है। मुंह पर तो नैतिकता की बातें करती है, लेकिन दिल में सिर्फ हिसाब किताब है। ये शब्द एक आईने की तरह थे, जिसने असलियत साफ कर दी। प्रकाश देर तक चुप बैठे रहे। फिर उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठा। वो समझ गए थे कि इस अपमान के घेरे से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी पूर्व पत्नी और बेटे का असली चेहरा सबके सामने लाना। मौका उनकी सोच से जल्दी आ गया। एक दिन शिकायत को सुलझाने के लिए मोहल्ले की बैठक में आशा और दीपक जोर जोर से चिल्लाने लगे। हम दावा करते हैं कि ये दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। पूरा मोहल्ला देखता है, सब बातें करते हैं। ये एक सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। पूरा कमरा शोरगुल से भर गया। कोई फुसफुसा रहा था, कोई सिर हिला रहा था। वहीं आरती कांप रही थी, उसकी लाल आंखें कुछ नहीं कह पा रही थीं। प्रकाश खड़े हो गए। उनकी साफ आवाज गूंजी, अगर ये सच है तो सबूत लाओ। तुम दोनों के झूठ के अलावा क्या किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? एक पल के लिए खामोशी छा गई। आशा एक पल के लिए रुकी, लेकिन दीपक अभी भी अकड़ कर बोला, सबूत की क्या जरूरत है, लोगों की बातें ही काफी हैं। तुरंत एक बुजुर्ग पड़ोसी खड़े हुए और दृढ़ आवाज में बोले, मैं एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। मैं इतने समय से उनके बगल में रहता हूं। मैंने कभी कुछ गलत नहीं देखा। सब कुछ बस दीपक और आशा के मुंह से सुना है। और कौन नहीं जानता कि आशा किसी और के साथ भाग गई थी और अब जमीन के लिए लौटी है, और दीपक तो कर्ज में डूबा है। दिन भर नशे में रहता है, उनकी बात पर कौन विश्वास करेगा? कानाफूसी बढ़ गई। कई लोगों का रवैया बदलने लगा। एक और ने कहा, हाँ, अगर सच में कुछ होता तो अब तक किसी ने अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा? सब बस अफवाहें और नमक मिर्च लगाकर बातें हैं। आशा का चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से बहस करने लगी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस परिवार की इज्जत बचाना चाहती थी। लेकिन पीछे से एक हंसी की आवाज आई, अपनी ही बहू पर झूठे आरोप लगाकर इज्जत बचाओगे? वाह! दीपक भी पीला पड़ गया। उसने नहीं सोचा था कि नशे में कही गई उसकी बातें कोई बाहर वाला सुनकर यहां बता देगा। एक पल में बाजी पलट गई। जो आंखें पहले आरती की आलोचना कर रही थीं, अब आशा और दीपक को घृणा से देखने लगीं। आरती रो पड़ी। पहली बार ये राहत के आंसू थे। प्रकाश ने मुट्ठियां भींच लीं। उन्हें लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो, लेकिन वो जानते थे कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आशा और दीपक जरूर कोई और चाल चलेंगे और उन्हें और आरती को अंत तक मजबूत रहना होगा। बाहर शाम की धूप आग की तरह लाल थी, हर चेहरे को साफ दिखा रही थी। सच्चाई चमक उठी थी और झूठ फैलाने वाले धीरे धीरे सबके सामने उजागर हो रहे थे। मोहल्ले की बैठक के बाद कानाफूसी की दिशा पूरी तरह बदल गई। पहले जहां हर कोई आरती और प्रकाश का मजाक उड़ाता था, अब शक आशा और दीपक पर होने लगा था। लोग सिर हिलाते, अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। दीपक कर्ज में डूबा है, आशा किसी और के साथ भाग गई थी और अब कहानियां बना रहे हैं। शर्म की बात है। जो इज्जत मिट्टी में मिला दी गई थी, वो धीरे धीरे वापस मिल रही थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। आरती दुबली हो गई थी, उसकी आंखें धंस गई थीं, और प्रकाश के बाल और सफेद हो गए थे। माथे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं, लेकिन कम से कम अब उन्हें दुनिया के सामने सिर झुकाकर नहीं चलना पड़ता था। वहीं दीपक को अपने कर्मों का फल मिलने लगा था। कर्जदार घर तक आकर पैसे मांगते और ना मिलने पर तोड़फोड़ करते, जिससे उसे हर जगह भागना पड़ता। जिस कंपनी में वो पहले काम करता था, उसने भी उसे आवारागर्दी और अविश्वसनीयता के कारण निकाल दिया। वो आदमी जो कभी घमंड में रहता था, अब एक बेसहारा की तरह जी रहा था। कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। आशा की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। पड़ोसियों द्वारा उसका पर्दाफाश किए जाने के बाद पति को छोड़कर भागने की उसकी कहानी सामने आ गई और वो मजाक का पात्र बन गई। पुराने प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था। बेटा कर्ज में था। उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। जो कड़वे शब्द उसने आरती को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए थे, अब वे उस पर ही वापस आ रहे थे।
जिससे वो इतनी शर्मिंदा थी कि गली से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। एक शाम वो उस किराए के कमरे में आई जहां आरती और प्रकाश रहते थे। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। आवाज टूटी हुई थी। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आरती ने उसे देखा, उसका दिल बैठ गया। सारा गुस्सा उमड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसका गला भर आया। मां, मैं बस चाहती हूं कि आप मुझे और नुकसान न पहुंचाएं। मैंने बहुत दुख झेला है। प्रकाश ने मुंह फेर लिया। उनकी आवाज ठंडी थी। तुम्हें जहां रहना है रहो, लेकिन हमारे पास दोबारा मत आना। अगर अच्छे से जियोगी तभी सिर उठाकर जी पाओगी। आशा सिर झुकाकर चुपचाप चली गई। उसकी लड़खड़ाती परछाई छोटी सी गली में ओझल हो गई। पीछे नफरत से ज्यादा दया छोड़ गई। और दीपक कुछ दिन भटकने के बाद अंत में जुए और कर्ज के मामले में पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। ये खबर मोहल्ले में पहुंची तो सबने सिर हिलाया। बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस दिन दीपक को ले जाया जा रहा था, आरती किराए के कमरे के आंगन में चुपचाप खड़ी देख रही थी। वो न तो हंसी न ही रोई। उसके दिल में सब कुछ बहुत दूर हो चुका था। समय बीतता गया। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। आरती सिलाई फैक्ट्री में काम करती रही। प्रकाश कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत करते रहे। वे चुपचाप सादगी से जीते रहे। बाहर से देखने वाले कुछ लोग अभी भी कानाफूसी करते थे, लेकिन ज्यादातर समझ चुके थे सिर्फ सच्चा प्यार ही उन्हें साथ रख सकता था। एक शाम सूर्यास्त की समय, जब पीली धूप उस गरीब किराए के कमरे पर पड़ रही थी, आरती ने मेज पर गर्म चावल का कटोरा रखते हुए धीरे से कहा, बाबूजी, खा लीजिए और जल्दी आराम कीजिए। प्रकाश धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दुर्लभ शांति थी। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है। उस पल आरती को एहसास हुआ कि खुशी के लिए हमेशा ऐशो आराम की जरूरत नहीं होती। बस एक समझने वाला, सहारा देने वाला इंसान चाहिए। और अंत में उसे वो मिल गया था, जिसके लिए वो इतने सालों से तरस रही थी। बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हों। तूफान गुजर चुका था और अंत में जिन्होंने झूठ बोया था, उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। और जो लोग अच्छे से जिए, उन्हें अंत में शांति मिली। दिल्ली के पास के उस परिवार की कहानी, जो एक शांत घर से शुरू हुई थी, अंत में एक ऐसी त्रासदी बन गई जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। कोई लालच में घर छोड़ गया, कोई शराब और जुए में डूब गया, और बेगुनाहों को बदनामी के भंवर में धकेल दिया गया। लेकिन चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, सच्चाई अंत में सामने आ ही जाती है। बुरे लोग अपने किए की सजा से नहीं बच सकते। आशा ने पैसे और स्वार्थ के लिए पति और बच्चे को छोड़कर ग्लैमर की दुनिया को चुना। जब वो हारी तो उसे न तो अपनापन मिला और न ही इज्जत, सिर्फ दुनिया की नफरत मिली। दीपक ने कमजोरी और गैर जिम्मेदारी के कारण शराब में डूबकर अपने पिता और पत्नी को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाईं। अंत में उसे अपनी इज्जत, काम और यहाँ तक कि आजादी की कीमत चुकानी पड़ी। ये कीमत भारी थी, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो परिवार को नजरअंदाज करते हैं और नैतिकता भूल जाते हैं। इसके विपरीत आरती वो सीधी साधी बहू, दुनिया की जबान से कुचले जाने के बावजूद अपनी सच्चाई और दयालुता बनाए रखी। प्रकाश वो रूखा आदमी जो पूरी जिंदगी कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ा रहा, अंत में उसका सच्चा सहारा बना। वे मुश्किल परिस्थितियों में एक साथ आए, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें शांति मिली, क्योंकि जो प्यार सच्चे दिल से निकलता है, उसे कोई ताकत बुझा नहीं सकती। लोग कहते हैं कि सुई थैले में ज्यादा दिन नहीं छिपती। झूठ और साजिशें कुछ समय के लिए दुनिया को धोखा दे सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। गलत जीने वालों को देर सवेर परिणाम भुगतना ही पड़ता है। और जो लोग सच्चे और मेहनती होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी दबाया जाए, एक दिन वे जरूर बेदाग साबित होते हैं। इस कहानी से हम साफ देखते हैं कि शादी में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी एक जहर की तरह है जो प्यार को मार देती है। लालच और स्वार्थ सिर्फ अकेलापन और अपमान लाते हैं।
दुनिया की कड़वी जबान हमें गिरा सकती है, लेकिन अगर प्यार और दृढ़ता हो तो इंसान फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ सकता है। सबक बहुत सरल है, अच्छे से जियो। परिवार की कद्र करो, नैतिकता बनाए रखो, क्षणिक लालच के लिए सब कुछ मत खो दो, क्योंकि अंत में धन, प्रसिद्धि या अफवाहें समय के साथ गायब हो जाएंगी। सिर्फ सच्चा प्यार ही रहेगा। वही एक चीज है जो इंसान को हर तूफान से पार कराती है। ये कहानी किसी गलत चीज को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि हम में से हर एक को याद दिलाने के लिए है। खुशी अपने आप नहीं मिलती, ये जिम्मेदारी, त्याग और सच्चे दिल से बनती है। बुरे लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई में हमेशा रोशनी होती है। और सिर्फ वही लोग जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी आत्मा में शांति पाते हैं। बाहर जिंदगी में अभी भी बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन विश्वास है कि जो अच्छे कर्म बोएगा उसे मीठा फल मिलेगा। यही प्रकृति का न्याय है और यही वो विश्वास है जो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, चाहे जिंदगी का रास्ता कितना भी कांटों भरा क्यों ना हो। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपका प्यारा सा नाम क्या है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश और सलामत रहें। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही प्रेरणादायक या दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करना न भूलें। हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतजार रहेगा।